हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो अपने पास टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए वो सारे अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना मैकेनिक्स है उसके अंदर एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर अपन ये डिस्कस करते हैं कि कोई पार्टिकल है, कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है या कोई फ्रेम है, या तो वो रेस्ट पर है या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। बट जो अपने पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत है, ये होता है क्या है बेसिकली, इसको अपन स्टडी क्यों करते हैं ये समझते हैं पहले, ठीक है। देखो, अगर अपने पास कोई फ्रेम है, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर वो मूव करता है एक नॉर्मल स्पीड से, अगर वो मूव करे एक नॉर्मल स्पीड से, लाइक अपने पास 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर, इससे मूव करे, इस केस के अंदर जो डिस्कस करते हैं अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो यहाँ पर वैलिड होती है। बट अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करे और स्पीड क्या हो, सी के कंपेरेबल हो, मीन्स प्रकाश का जो वेग होता है उसके कंपेरेबल स्पीड से मूव करे, इस केस के अंदर जो अपने पास गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होते हैं वो यहाँ पर इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई फ्रेम v स्पीड से मूव करे और v यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड है और जो स्पीड होगा वो c के कंपेरेबल हो, देन आफ्टर अपने पास आती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको ही बोलते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी इस चैप्टर के, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं सारे अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ओके। ध्यान से देखिए, इसके अंदर अपना सबसे पहले टॉपिक आता है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी है, उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो अपना पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये रहा, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, तो जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह अपन अदर चैप्टर्स के भी डिस्कस करेंगे आगे की क्लासों में। देखिए, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या होता है, ओके। देन इसके दो सिद्धांत होते हैं, दो पोस्टुलेट होते हैं। पहला क्या होता है, देखो, अगर अपने पास कोई दो फ्रेम है, अगर अपने पास कोई दो फ्रेम है इस तरह से, ये जो फ्रेम है इसके सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। देन अगर बात करें अपन कि कोई दो फ्रेम है और दो फ्रेम जो दोनों है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहे हैं, या ये बोल सकते हैं ये फ्रेम एक के सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। देन आफ्टर अगर कोई इवेंट हो रही है, कोई घटना हो रही है, वो इसके अंदर है, तो सेम घटना क्या होगी, इसके अंदर भी होगी। मीन्स बेसिकली अगर दो फ्रेम आपस में एक नियत वेग से गति करें या फिर उनका एक सापेक्ष नियत वेग हो या एक रिलेटिव वेलोसिटी हो, देन आफ्टर कोई भी इवेंट अपन माने जो कि इन्वायरमेंट में होती है, दोनों में क्या होगी, वो वैलिड होगी। फॉर एग्जांपल अपन मान सकते हैं न्यूटन्स के लॉ, अगर न्यूटन्स के लॉ इसमें वैलिड हैं तो इसमें भी वैलिड होंगे। ये एक इनर्शियल फ्रेम है और ये भी एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट ये बोलता है कि अपने पास मुक्त आकाश में कोई भी घटना होती है, ठीक है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, वो घटना एक दूसरे के नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में क्या होता है,
समान होती है, या ये बोल सकते हैं कोई भी इवेंट हो, अगर दो फ्रेम हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन से मूव कर रहे हैं और मोशन में वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, देन आफ्टर कोई भी इवेंट हो, दोनों में क्या होती है, वैलिड होती है। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स के लॉ, इसमें भी वैलिड है, इसमें भी वैलिड है। फॉर एग्जांपल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, दोनों में वैलिड है। एंड जो अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, अगर इसमें वैलिड है तो इसमें भी वैलिड होगा। तो कोई भी घटना ले सकते हैं, कोई भी इवेंट ले सकते हैं, अगर वो इसमें वैलिड है तो इसमें भी होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट है। अब बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि फ्री स्पेस के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे ऑब्जर्वर कैसा ही हो। एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, एक प्रेक्षक है जो कि रेस्ट पर है, और यहाँ पर एक सन है, इससे लाइट आ रही है। तो इस प्रेक्षक के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि रेस्ट पर है, लाइट का स्पीड क्या होगा, वही सेम होगा, 3 × 10⁻10। अगर एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पर है और ये मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से, ओके। देन ये इसको अपन लेते हैं 4, 1 सेकेंड 40 लेते हैं। देखो, तो ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पर है, और ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। दोनों के लिए जो लाइट का स्पीड है वो सेम रहता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, इसका सेकंड पोस्टुलेट ये है कि मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस के अंदर ऑब्जर्वर के साथ, ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर कैसा भी हो सकता है, रेस्ट पर हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो सकता है, या फिर इसका मोशन क्या हो सकता है, एक्सेलरेटेड हो सकता है। तीनों केस के लिए लाइट का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो लाइट का स्पीड है वो मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस में ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड अपने पास है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेकंड, देखो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बोला गया है कि दो फ्रेम हैं जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका रिलेटिव मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो आपको बताना लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। अब ध्यान से सुनना, एक तो होता है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ओके। अगर अपने पास कोई दो फ्रेम है इस तरह से, अगर कोई दो फ्रेम है, अब ये एस डैश फ्रेम है और ये एस फ्रेम है, ठीक है। देन ये जो फ्रेम है ये इसकी 3 एक्सिस है, ठीक है। ये फ्रेम इसके सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर इस v का मान स्मॉल है, अगर इस v का मान स्मॉल है, उस केस में अपन यूज करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। बट अगर इस v का मान c के ऑर्डर का हो, मीन्स v का मान क्या हो, 0.8 c हो, c/2, c/3, c/4 इस तरह से हो, मीन्स c के ऑर्डर का हो, देन आफ्टर अपने पास यहाँ पर जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहती है। तो अपन स्टडी करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो अगर अपने पास वेलोसिटी का मान c के ऑर्डर का हो तो अपन यूज करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जिस तरह से दो फ्रेम थे, उनमें एक पार्टिकल अपने पास यहाँ पर है, ये पार्टिकल, तो एस फ्रेम के लिए पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। अगर अपने यहाँ से देखें तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई जेड जेड डैश, इस तरह से,
ठीक है। एक अपने पास टाइम का भी रहेगा, एक टाइम का कोऑर्डिनेट भी रहेगा इस तरह से, ठीक है। देन इसके अंदर अगर अपन इनमें एक रिलेशन फाइंड करें, एक्स डेस में, वाई डेस में, जेड डेस में, टी डेस में, जो रिलेशन आएगा अपने पास वही होता है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर वेलोसिटी स्मॉल है लाइक 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, इस केस के अंदर जो इक्वेशन आती है एक्स डेस एक्स के बीच, वाई डेस वाई के बीच, जेड डेस जेड के बीच, तो इनको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बट अगर वेलोसिटी का मान ये हो तो जो इक्वेशंस आती हैं उनको बोलते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। देखिए अब इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अपने पास कुछ इक्वेशंस आती हैं, इसका एक पूरा डेरिवेशन होता है, वो डिस्कस करते हैं अपन। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये अपने पास एक फ्रेम है। अब ये एस और एस डेस दो फ्रेम है। जब बात करते हैं स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में क्या होता है, दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर होते हैं, संपाती होते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे को। तो स्टार्टिंग में दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। एंड अब जो ये पॉइंट है इसको मानना है अपन ने एक सोर्स की तरह, जो ओरिजिन है ओरिजिन को एक सोर्स की तरह मानना है। अब अगर कोई पॉइंट सोर्स है उससे क्या होता है, सोर्स से लाइट्स इमिट होती है। अब जो लाइट यहाँ पर इमिट होती है वो ट्रेवल करती है एक वेव फ्रंट की फॉर्म में, देन ये है वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर बात करें अपन आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद की बात करें तो एक जो फ्रेम है एस डेस वो मूव करेगा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से एस के सापेक्ष पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर v का मान ज़्यादा होगा, v का मान स्मॉल नहीं है, v का मान c के ऑर्डर का है, ठीक है। देन तो इस केस के अंदर स्टार्टिंग में दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, बट आफ्टर टाइम t क्या होगा, आफ्टर टाइम t ये मूव कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है। अब देखिए t टाइम बाद में ये यहाँ पर आएगा, ओके। ये o पॉइंट है, ये o डेस है, ये दोनों एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। मीन्स बेसिकली या ये मान सकते हैं यहाँ पर अपन एक सोर्स रखा है, फॉर एग्जांपल एक बल्ब रख दिया, तो कोई भी सोर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब सोर्स से क्या होता है, लाइट इमिट होगी और वो लाइट का स्पीड होगा द स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। देन यहाँ से लाइट यहाँ तक जाएगी, यहाँ से लाइट यहाँ तक जाएगी। अब लाइट का स्पीड तो इसका भी c है, इसका भी c है, क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था अभी कि जो लाइट ऑफ स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे ऑब्जर्वर कैसा ही हो, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आएगी c स्पीड से, यहाँ से लाइट आएगी c स्पीड से, ठीक है। देन इन दोनों का स्पीड सेम होगा बट दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा। इसको टाइम t लगेगा यहाँ तक जाने में, इसको यहाँ तक जाने में t डेज टाइम लगेगा, ठीक है। देन अब डिस्कस करते हैं अपन कि अगर अपने पास इस तरह दो फ्रेम है तो जो p पॉइंट है तो जो OP डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब जो OP डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो अगर दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो अपन डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं, ये है OP डिस्टेंस, एक सेकेंड, ये देखिए पॉइंट O से लाइट को P तक जाने में टाइम t लगता है, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो OP का मान आएगा यहाँ पर अपने पास रूट ऑफ x माइनस जीरो स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर और t माइनस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0 है, ठीक है। तो ये OP का मान है। इस OP को यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद
इस c को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देन इसी तरह निकालेंगे अपन टी डेज का मान, टी डेज का मान इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास एक इक्वेशन नंबर 2 आती है। तो पहले ये जब तक लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं आया था तब तक सभी लोग यही मानते थे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हर फ्रेम के लिए वैलिड है। तो इसके अंदर पहले यूज करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो उनको पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन ने कल ही डिस्कस की है तो वो आपको याद ही रहेगी। तो ये अपने पास है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो एक्स डेज, वाई डेज और जे डेज का मान यहाँ पर पुट करेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे इस तरह से, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये पुट करेंगे। अब जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक टर्म अपने पास ये एक्स्ट्रा आएगी, ये तो यहाँ पर रहेगा, ये तो पहले ही डिस्कस किया अपन ने, और ये टर्म एक्स्ट्रा आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर गैलीलियन रूपांतरण वैलिड होता तो ये टर्म एक्स्ट्रा नहीं आती, ठीक है। अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होता तो ये टर्म एक्स्ट्रा नहीं आती। अब ये टर्म एक्स्ट्रा आई है, इसका मतलब कुछ तो अलग हुआ है यहाँ पर। तो देन आफ्टर फिर ये देखा गया कि अगर कोई फ्रेम अधिक ज़्यादा लाइट की स्पीड के ऑर्डर का स्पीड हो उसका, उससे मूव करे, इस केस में लोरेंज रूपांतरण समीकरण डिस्कस किया गया। एंड इस केस के अंदर जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था वो फेल हो गया, ठीक है। देन इसके बाद एक्स डेज, अब यहाँ पर देखो जो टर्म एक्स्ट्रा है एक्स और टी की फॉर्म में है। इसका मतलब एक तो एक्स का जो अपने पास मान है वो थोड़ा अलग होगा, एक टाइम का जो अपने पास इक्वेशन है वो थोड़ा अलग होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। इस तरह से ये वाई डेज इक्वल वाई रहेगा, जेड डेज इक्वल जेड ही रहेगा, बस ये चेंज होगा और एक ये चेंज होगा। दोनों को अपन ने, ये कांस्टेंट है, ये सभी क्या कांस्टेंट है। अब कुछ कंडीशंस का यूज करेंगे, एक तो एक्स डेज इक्वल 0, एक डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल वी। ये कब यूज करेंगे, देखो अगर अपना एक ऑब्जर्वर है वो एस डेज फ्रेम के ऊपर है और एक्स डेज इक्वल 0 के पॉइंट के ऊपर है, मीन्स एक फ्रेम है जहाँ पर एक्स डेज का मान 0 है, उस पॉइंट पर वो फ्रेम के ऊपर एक ऑब्जर्वर है। अब उस ऑब्जर्वर जो अपने पास ये ऑब्जर्वर है इस तरह से यहाँ पर, तो ये ऑब्जर्वर इस एस फ्रेम के सापेक्ष v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके सापेक्ष ये ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो dx अपॉन dt क्या हो गया, v हो गया। अब जो अपनी इक्वेशन नंबर 4 है उसमें क्या करेंगे, एक्स डेज का मान 0 पुट करेंगे एंड यहाँ पर इसका करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये अपने पास एक इक्वेशन आती है, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे। अगर ऑब्जर्वर अपने पास एस फ्रेम में है एक्स इक्वल 0 पॉइंट के ऊपर, तो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम एस, इसके सापेक्ष ये जा रहा है वी वेग से इसके सापेक्ष, तो ये जा रहा है इसके सापेक्ष माइनस वी वेग से। इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने सामने एक ट्रेन जा रही है तो अपने को ये लगता है कि ट्रेन आगे जा रही है किसी वी वेग से और उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो भी आगे जा रहा है, ठीक है। बट अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में है और वो अपने को देखता है, अपन बाहर खड़े हैं, तो उसको लगता है कि अपन पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहा है, मतलब वो रेस्ट पर है खुद के लिए और अपन पीछे जा रहे हैं। या अपन ऐसे भी देखते हैं कि जब भी अपन बाहर जाते हैं गाड़ी में या फिर किसी कार में या किसी बस में, तो अपन ये देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे जाते हैं। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, नहीं होता है, बट ड्यू टू मोशन अपने को ये फील होता है कि पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। तो अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसको ये लगता है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है और मैं तो रेस्ट पर हूँ, ठीक है। तो देन आफ्टर इसके सापेक्ष वेलोसिटी क्या होगी, माइनस वी होगी। क्या होगी, माइनस, क्योंकि पीछे जा रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट, तो वेलोसिटी माइनस, ठीक है। देखो तो सेम एक्स का मान 0 पुट करेंगे उन इक्वेशंस में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
इसी तरह जो टी डेज का इक्वेशन था उसके अंदर भी x का मान 0 पुट करेंगे, उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके, एंड इनको अपन अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर अपने पास इस तरह से आएगा एक, देखो ये अपने पास एक इक्वेशन और आएगी। इसके बाद अब जब अपन समीकरण 8 व 11 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फा का मान डेल के इक्वल आएगा, ठीक है। देन आफ्टर इन सब वैल्यूज को अपन इसमें पुट करेंगे, इन सब वैल्यूज को अपन यहाँ पर पुट करेंगे। अब जब इनको पुट करेंगे देन आफ्टर ये अपने पास इक्वेशंस आएगी। अपने को बेसिकली क्या करना है, एक तो यहाँ पर गामा है, एक अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है, तो अपने को गामा की वैल्यू निकालनी है अल्फा की फॉर्म में। क्या करना है, गामा की वैल्यू अल्फा की फॉर्म में निकालनी है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इन सभी इक्वेशंस को समीकरण 2 में पुट कर दिया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास गामा आएगा अल्फा की फॉर्म में, ठीक है। देखो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, तो समीकरण 2 में सारी चीज़ें पुट की, इसको पूरा सोल्व करेंगे इस तरह से, हर टर्म को सोल्व किया, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद इसको अपने सोल्व करके अपने इजी वे में सोल्व किया और इसको कंपेयर किया समीकरण 1 से। अब वहाँ पर समीकरण 1 अपने पास थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये अपने पास इनटू में है, तो ये क्या होगा, 1 होगा। जब कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस था सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी माइनस सी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। एंड और ये टर्म क्या होगी, ये पूरी 0 होगी। तो जब कंपेयर करेंगे तो अपने पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से अपने पास अल्फा का मान भी होगा, अल्फा का मान इस तरह इस इक्वेशन से अपन कैलकुलेट करेंगे, ओके। एंड यहाँ से अपने पास आएगा, ये तो अल्फा हो गया, और यहीं से अपन निकालेंगे एक गामा का मान, देखो इस तरह। तो गामा का मान ये होगा, ठीक है। देन इस गामा की वैल्यू पुट करेंगे अपन इक्वेशन में एंड अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास ये कुछ 4 इक्वेशंस आएगी। इनको ही बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनको ही क्या बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये अपने पास x डेस x, y डेस y और z डेस z एंड t व t डेस में एक रिलेशन है, तो इनको क्या बोलते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो 4 इक्वेशंस है ये चारों है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इक्वेशन भी कंप्लीट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को व्युत्पत्ति कीजिए, इनको ड्राइव कीजिए, ठीक है। लिखो इसको। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, लिखो इसको। तो ये अपने पास हो गए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब अगर इसका अपन डिफरेंशिएशन करें तो अपने पास आता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है, राइट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वो अभी डिस्कस की है अपन ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और वो अपने पास है x डेस इक्वल अल्फा x माइनस वी टी, वाई डेस इक्वल वाई, z डेस इक्वल z और t डेस इक्वल अल्फा t माइनस वी एक्स अपॉन सी का स्क्वायर। अल्फा यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और v एस डेस फ्रेम का वेलोसिटी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस टॉपिक के अंदर
जो एस डेस फ्रेम था वो एस के सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव एक्स था, ये डायरेक्शन था, ठीक है। देन जो एक्स डेस का मान है वो देखो चेंज आया है, बट वाई डेस और जेड डेस का जो कोऑर्डिनेट है वो सेम है। इसका मतलब अगर अपना जो एस डेस फ्रेम है जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है एक्सप्लेन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। तो अब डिस्कस करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और टाइम डायलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला अपना टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लंबाई में संकुचन। देखिए ध्यान से, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लंबाई में संकुचन क्या होता है। अगर अपने पास कोई फ्रेम है एक फ्रेम में एस डेस, एस डेस, ठीक है, ये फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रही है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। देन अगर यहाँ पर कोई रोड है, तो ये जो फ्रेम है जब इसको देखता है तो इसको इसकी लंबाई में कुछ कमी दिखाई देती है, इसको ही बोलते हैं लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर अपने पास एक फ्रेम एस डेस है, अगर ये फ्रेम मूव कर रही है एक वी वेग से इसके सापेक्ष, तो रोड भी क्या कर रहा है, वी वेग से मूव कर रहा है। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बस अपने पास है, बस में क्या है, एक रोड रखी हुई है और बस मूव कर रही है, तो बस के साथ साथ वो रोड भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। इस तरह से अगर अपन बाहर से देखें उसको, अब बट बस की स्पीड क्या होती है, नॉर्मल होती है, किलोमीटर्स में होती है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो, अगर स्पीड क्या हो, सी के ऑर्डर की हो, c/2 c/3 इस तरह से हो, सी के ऑर्डर की हो, इस केस में बस में जो रोड है उसकी लेंथ में कुछ कमी दिखाई देती है, उसको ही बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पर अपने पास कोई घड़ी है, कोई वॉच है, इस तरह से कोई वॉच है, तो वॉच में क्या होता है, टिक टिक ऐसे आवाज़ होती है। तो अगर अपने पास कोई दो टिक टिक है, एक टिक टिक, ऐसे दो टिक टिक रेगुलर होते हैं, दे इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस है, ओके। वहीं अगर ये जो अपने पास वॉच है मोशन में हो, वॉच मूव कर रही है और अपन उसको देख रहे हैं, तो जो टिक टिक होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मीन्स बेसिकली टाइम का क्या होता है, डायलेशन होता है, वो टिक टिक धीरे होता है। अगर एक टिक टिक में 1 सेकेंड लगे बीच में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टाइम है एक टिक टिक, उसमें 1 सेकेंड का डिफरेंस है, बट अगर ये घड़ी मोशन में है और वेग क्या होना चाहिए, सी के ऑर्डर का होना चाहिए, तो उस केस के अंदर जो ये टिक टिक होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मीन्स घड़ी अपनी धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे चलने का मतलब क्या है, वो टाइम ज़्यादा ले रही है। टाइम ज़्यादा ले रही है इसका मतलब टाइम में वृद्धि हुई है, तो टाइम डायलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी देखते हैं। देखिए, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखिए, ये अपने पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है।
ये रहा, देखो तो दो फ्रेम है, एक एस डेस फ्रेम, एक एस फ्रेम। ये अपने पास एक रोड है और ये फ्रेम मोशन कर रहा है इसके सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखो अगर कोई बस है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, एक ऑब्जर्वर है, इसके पास में रोड है, तो अगर बस में कोई व्यक्ति है तो उसको क्या लगता है कि मैं रेस्ट पर हूँ, ओके। और ये अपने पास क्या है, इस रोड की प्रॉपर लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है एल नोट। बट बाहर बैठे व्यक्ति को, बाहर बैठे ऑब्जर्वर को इसकी लंबाई में कुछ संकुचन दिखाई देता है, तो ये एल लेंथ है जो कि ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो एल नोट एक प्रॉपर लेंथ है और एल अपने पास एक ऑब्जर्वर लेंथ है, ठीक है। एंड एल नोट जो अपने पास लेंथ है रोड की, तो एस डेस फ्रेम के अंदर इसके ये दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 डेस है, x2 डेस है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। एंड इसके सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एंड पॉइंट के x1 एंड x2, ठीक है। एल नोट अपने पास प्रॉपर लेंथ है, तो अगर कोई बस जा रही है, कोई कार जा रही है, उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको तो ये लगता है ना कि मैं रेस्ट पर हूँ, मैं यहाँ पे स्थिर हूँ, ठीक है। बट वो तो अपन बाहर खड़े होते हैं तब अपने को लगता है कि बस जा रही है तो व्यक्ति भी जा रहा है, तो बट अगर कोई व्यक्ति बस में है तो उसको क्या लगता है, मैं रेस्ट पर हूँ, ठीक है। देखो तो अब जो अपने पास दोनों रोड की लेंथ है, एक तो एल नोट एक एल, तो ये इसके अंदर अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पर है, और इसका लेंथ प्रॉपर लेंथ है। तो प्रॉपर लेंथ एंड जो अपने पास ऑब्जर्वर लेंथ है, इनमें एक रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से ये देखिए, जो प्रॉपर लेंथ है वो है एल नोट, ये रही प्रॉपर लेंथ, एल नोट इक्वल x2 डेज माइनस x1 डेज। ये अपने पास रोड है तो एक x2 डेज माइनस x1 डेज करेंगे तो रोड की लेंथ आएगी। इसी तरह एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रोड की लेंथ है, ठीक है। अपन यहाँ पर यूज करेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये अपने पास। तो अगर पार्टिकल या फिर फर्स्ट एंड की बात करें, रोड का जो पहला एंड है उसकी बात करें, तो इसके लिए ये इक्वेशन आएगी, सेकेंड एंड के लिए ये इक्वेशन होगी, एक्स डेज की जगह x1 डेज और यहाँ पर x2 डेज करेंगे, ठीक है। देन जब इसको इससे माइनस करेंगे तो अपने पास ये आएगा और ये टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी और ये बचेगा। इसको क्या लिखते हैं, एल नोट, इसको लिखते हैं एल, ठीक है। तो ये एल और एल नोट में एक रिलेशन है। देन ये अपने पास एल और एल नोट में एक रिलेशन है और ये है एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन, ओके। जो एल नोट का मान है ये ज़्यादा है कंपेयर टू एल के, एल मान के क्या है, एल नोट का मान यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि अब ज़्यादा कैसे है, देखो अब कोई भी पार्टिकल, कोई भी फ्रेम लाइट की स्पीड की से ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता, तो पार्टिकल का स्पीड ऑलवेज c से कम ही होगा, तो v/c लेस देन 1। इसका मान 1 से कम है, इसका मतलब एल नोट का मान क्या है यहाँ पर, जब इसका मान क्या है 1 से कम, इसका मतलब ये जो एल है लेस देन एल नोट है, मीन्स लंबाई क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये अपने पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अपन बात करेंगे टाइम डायलेशन की। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में फ्रेम मोशन में है उसी डायरेक्शन की लेंथ में कमी आएगी, अदर लेंथ अनचेंज रहेगी। देखो इस तरह से अगर अपन एक एग्जांपल लें, एक रेक्टेंगुलर है, यह एक स्क्वायर है, ये है एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है जो कि इसको देख रहा है और ये स्क्वायर v वेग से गति कर रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका जो मोशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, देन लेंथ भी यही कम होगी, इस तरह से
तो बेसिकली ये लेंथ तो सेम रहेगी ए, और ये चेंज होगी। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फ्रेम मोशन कर रही है, रोड मोशन कर रही है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसी डायरेक्शन की लेंथ में कमी आती है, बाकी लेंथ अनचेंज रहती है। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट अपना पॉइंट है, ये देखिए ये मोशन कर रहा है v वेग से, तो इसकी इस लेंथ में कमी आएगी और ये रेक्टेंगुलर की तरह दिखाई देगा। ये स्क्वायर, ये सर्कल है, तो सर्कल की जो रेडियस ये है, तो इस लेंथ में कमी आएगी, तो ये अपने को इलिप्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर इसको देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है टाइम डायलेशन। ये देखिए ये अपने पास सेम दो फ्रेम है, एस फ्रेम, एक एस डैश फ्रेम है। ये फ्रेम इसके सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, एंड ये जो अपने पास एक सोर्स है, एक बल्ब मान सकते हैं, इससे लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है। इस सोर्स से क्या हो रही है, लाइट इमिट हो रही है। अब सोर्स की पोजीशन यहाँ पर सेम ही है। ओके, अगर बात करें अपन इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो माना किसी टाइम टी ए डेज पर लाइट इमिट हो रही है या कोई इवेंट हो रही है ए। सेकंड टी बी डेज टाइम पर इवेंट क्या हो रही है, बी हो रही है। ठीक है, इसी तरह पोजीशन इसका सेम है, अभी देखो इक्वल है। इसी तरह अगर बात करें अपन इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो जो इवेंट ए है वो टाइम टी ए है, और जो इवेंट बी है उसको टाइम टी बी लग रहा है। ठीक है, अब जो ये टाइम है इनमें एक रिलेशन फाइंड करेंगे। देखो इस तरह से, देखिए अगर बात करें अपन एस डैश फ्रेम की, दो इवेंट हो रही है। अगर दोनों इवेंट को होने में जो टाइम लगता है वो टाइम अपने पास टो नॉट है, ये टाइम डिफरेंस है दोनों इवेंट का। एक इवेंट हो गई, एक इवेंट और होगी, पोजीशन दोनों का सेम है, तो दोनों इवेंट के बीच का टाइम डिफरेंस क्या है, टो नॉट है, प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर बात करें एस के सापेक्ष, तो ये टाइम यहाँ पर एक ऑब्जर्व टाइम है। ओके, अब देखो ये अपने पास एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, बट इसके अंदर अपने को एक कंडीशन गिवन है। कौन सी, अक्स ए डैश इक्वल अक्स बी डैश, ये गिवन है। इसका यूज करने के लिए अपन यूज में लेंगे इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, देखो इनवर्स के लिए एक्स की जगह एक्स डैश पुट करेंगे, एक्स डैश की जगह एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह वाई डैश, जेड की जगह जेड डैश, टी की जगह टी डैश पुट करेंगे और इसका इनवर्स पुट करेंगे। ठीक है, अब इनवर्स होता है क्या है वो समझते हैं। अगर एक फ्रेम है एस, एक है एस डैश, इसके सापेक्ष ये मूव कर रहा है एक वी वेलोसिटी से। ओके, बट अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इसके सापेक्ष ये मूव कर रहा है माइनस वी वेग से। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने सारी इक्वेशंस लिखी हैं, वही होती है इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें v की जगह माइनस वी करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये लिखेंगे अपन इवेंट ए के लिए, इवेंट बी के लिए, और इसको माइनस करेंगे। अब दोनों इवेंट का पोजीशन एक ही है, तो ये इक्वल है, तो जीरो होगा, तो ये आएगा अपने पास, ये है टाइम डायलेशन। ओके, देन अगर अपने पास कोई मोशन में फ्रेम है, तो इस केस में जो दो टिक टिक होती है ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कोई दो इवेंट होती है उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है। अगर कोई दो इवेंट हो रही है एस डैश फ्रेम में, तो इनमें जो टाइम इंटरवल है, वहीं अगर एस फ्रेम से इसको देखें तो जो टाइम इंटरवल है वो थोड़ा ज़्यादा फील होता है अपने को।
ठीक है। तो ये अपने पास हो गया टाइम डायलेशन। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें 3 ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एक टाइम डायलेशन। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, लिखो इसको। अब अपन इसके बेस पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जो चैप्टर है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिटेल में भी पढ़ाए हैं मैंने, वो अपने को ऐप में मिलेंगे, जो आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप है उसके ऊपर। इसमें हर टॉपिक ऐप के अंदर डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो ये अपने पास है टाइम डायलेशन। अब करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। देखिए, अब देखो, एक तो अपने पास है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, उसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल एल नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक होता है टाइम डायलेशन, उसका फॉर्मूला होता है ये। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक तो टाइम डायलेशन का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ये वो तो ये हो गया। एक आपको ये बताना है कि अगर कोई रोड है वो मूव किस वेग से मूव करे कि उसकी लेंथ में 20% की कमी आए, 20% का कॉन्ट्रैक्शन हो। अब देखिए, एक तो रोड है, एक तो उसकी प्रॉपर लेंथ है एल नॉट, उसमें 20% की कमी आई है, 20% की कमी आई है मीन्स 0.2 एल नॉट। तो एक तो अपने पास एक्चुअल लेंथ है और ये कमी आई है, कॉन्ट्रैक्शन इतना हुआ है, तो लेंथ बची कितनी है, वो एल अपने पास 0.8 एल नॉट। ये प्रॉपर लेंथ है और ये लेंथ में कमी आई है, तो ऑब्जर्वर लेंथ अपने पास ये है। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली एल की जगह 0.8 पुट करेंगे इस तरह, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी का मान आएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से v का मान अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से अपने पास v का मान आ जाएगा और यही अपने को निकालना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखो पहले इसको। तो बेसिकली जो अपने पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें 20% तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो बची कितनी थी, 80% बची थी। अब एक रोड है, इसकी एल नॉट लेंथ है, ठीक है, इसका मोशन हो रहा है, तो ड्यू टू मोशन इसमें 20% कमी आई है, तो मेरे को रोड ऑब्जर्वर होगी 80%। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, 0.8 एल नॉट हो गया। ओके, लिखो इसको। अब नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन इसका और करेंगे। ठीक है, लिखिए इसको। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ये देखिए, एक छड़ है, एक रोड है, स्वयं की लंबाई की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 0.8 वेग से मूविंग में, तो रोड की लंबाई में कितना कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये अपने को निकालनी है। देखो, एक रोड है, अब इसके अंदर रोड किसी एंगल पर है, इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से रोड है, और ये यहाँ से
60 डिग्री का एंगल बना रहा है। रोड का प्रॉपर लेंथ L0 है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो L0 कोस थीटा, एक L0 साइन थीटा। देखो, तो एक तो अपने पास है L0, इसके दो कंपोनेंट है, एक तो L0 अक्स, ये है L0 कोस 60, एक L0 वाई, L0 साइन 60। ठीक है, इस तरह से इसका मान आएगा L0 बाई 2 और इसका मान √3 L0 बाई 2 आएगा। ठीक है, ये रोड का एक्चुअल लेंथ है। अब रोड जो है वो मोशन में है, इसका वेलोसिटी है 0.8 c। ये वेलोसिटी है एक पॉजिटिव अक्स डायरेक्शन के अलोंग। जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन ना हो तो आपको आपको यही एज्यूम करना है कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव अक्स से है। जब भी डायरेक्शन गिवन ना हो तो यही मान के चलना कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव अक्स से है। ठीक है, देन ये डायरेक्शन हो गई। अब मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी अपने पास कोई रोड है तो जिस डायरेक्शन में रोड मूव करती है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो रोड इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो ये इसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आया है। ये क्या आया है, इसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से आएगा, ये सेम रहेगी और ये कंपोनेंट कम होगा। देन L अक्स डेस इक्वल L0 अक्स, ये होगा L0 अक्स का मान L0 बाई 2। ठीक है, एंड √1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। तो यहां से L अक्स डेस आएगा ये लेंथ अपने को ऑब्जर्वर होगी। तो पहले लेंथ क्या थी, 0.5 L0 थी, L0 बाई 2 थी। इसमें क्या हो गया, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया। देन आफ्टर यहाँ पर ये अपने को ऑब्जर्वर हुई है और L जो वाई डेस है वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि जो रोड है वो पॉजिटिव अक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। देन इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देन L अपने पास क्या होगा, L अपने पास एक ऑब्जर्व लेंथ होगी रोड की, जिसको लिखेंगे L डेस इक्वल L अक्स डेस आई के L वाई डेस जे के, इस तरह से। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस डायरेक्शन में मोशन करेगी उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन की जो लेंथ होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लिखिए इसको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए आज की क्लास में बेसिकली। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एंड उनको अपन कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है,
टाइम डायलेशन क्या होता है, इसके क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो बेसिकली जो ये चैप्टर है इसके अंदर 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इनको ड्राइव करना, दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चंस इसी से मिलेगा, या तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या टाइम डायलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।